हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के टॉपिक के अंदर हम कवर कर रहे हैं इरिगेशन को, व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स। सो बेसिकली जो इरिगेशन है उसका मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों अपना आर्टिफिशियली प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप। तो ये एक जरिया है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन का जिसके थ्रू आप क्रॉप्स को पानी देते हैं आर्टिफिशियली। नेचुरल तरीका क्या होता है? नेचुरल तरीका होता है अपना रेनफॉल और रेन वाटर। ओके, तो हम बात करते हैं इसकी। एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लैटिन क्या होती है? एक लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब कौन सा वर्ड है? इरेगेर और रेगेर, जिसका मतलब होता है टू मोशन। ओके, सो देन दिस इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, इट इज नोन एज इरिगेशन। और ये जो टेक्निक है इस इरिगेशन को किस लिए यूज किया जाता है? ताकि अपनी जो क्रॉप्स है स्पेसिफिकली उन एरियाज के अंदर जहां पर बारिश नहीं हो रही, नॉट इनफ रेन्स, तो उन एरियाज के अंदर आप आर्टिफिशियल तरीके से पानी को देते हैं डिफरेंट मेथड्स से, ताकि जो अपनी क्रॉप्स है वो खराब ना हो, फार्मिंग को एनेबल किया जाए, फार्मिंग को फीजिबल किया जाए। ओके, नेक्स्ट है 66% जो पानी यूज करते हैं अपना कैचमेंट का जो वाटर है, अपना कैचमेंट का जो वाटर है उसके अंदर से 2/3 पोर्शन और आई कैन से 66% जो वाटर है वो किस में यूज होता है? फार्मिंग में और आई कैन से इरिगेशन के अंदर। ओके, बट जो ये पानी है इसके अंदर से क्रॉप क्या 66% को यूटिलाइज कर रही है? क्रॉप इस सारे पानी को यूटिलाइज नहीं कर पा रही। क्रॉप क्या करती है? आप पानी देते हैं फील्ड में, वो वहां बन के उड़ जाएगा। ओके, सन की प्रेजेंस में इसको क्या कहते हैं? इवापोरेशन। और दूसरी चीज एक होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ये भी लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट और वी कैन से स्टोमेटा ऑफ द प्लांट। तो ये दोनों चीजें जब मिलके क्या करती है, इसको हम क्या देते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजीज को, इवापो ट्रांसपीरेशन। तो हमने जो पानी दिया है उसका मोर देन 60% है वो एज ए इवापो ट्रांसपीरेशन लॉस हो जाएगा एटमोस्फेयर में। अपना जो प्लांट है वो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में उस पानी का यूटिलाइज करता है, बाकी सारा लॉस हो जाता है। ओके, तो जो अपना वाटर है सबसे ज्यादा किसको चाहिए? राइस को चाहिए होता है। राइस की क्रॉप है, शुगर केन की क्रॉप है, जूट है, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइफ सेविंग इरिगेशन और वी कैन से कंटिजेंसी इरिगेशन। ओके, जो लाइफ सेविंग इरिगेशन क्या होती है? बट जो ड्राई लैंड क्रॉप्स है, सूखे इलाके की फसलें हैं, बंजर इलाके की फसलें हैं, वहां पर एक पानी दिया जाता है ताकि वो क्रॉप अपने लाइफ साइकिल को पूरा करे, वो जाते जाते कुछ ना कुछ फार्मर को यील्ड देके जाए, उसको हम कहते हैं कंटिजेंसी और वी कैन से लाइफ सेविंग इरिगेशन। नाउ कमिंग टू अ टर्मिनोलॉजी नोन एज कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होती है बच्चों? कोर वाटरिंग का मतलब है जो अपना फर्स्ट वाटरिंग क्रॉप को देते हैं, पहला जो पानी दे रहे हैं क्रॉप को उसको आप कहेंगे कोर वाटरिंग। एंड एक क्या होता है, ये क्या होती है? सोइंग के बाद में जो पहला पानी दिया है क्रॉप को, इसको कहेंगे कोर वाटरिंग। एंड एक चीज होती है जो सोइंग से पहले पानी लगाते हैं ताकि सोइंग बिजाई कर सके, उसको हम कहते हैं पलेवा। क्या? पलेवा। ओके, एंड देयर इज अ टर्म वाराबंदी। वाराबंदी क्या होती है? शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन वाटर। भी इरिगेशन वाटर की शेड्यूलिंग होती है। जैसे हरियाणा के अंदर पानी की बारी आती है, ठीक है, तो वो जो किसी की सोमवार को आती है तो वो सोमवार को ही आती है, तो वो इरिगेशन शेड्यूल कर रखी है, वो क्या है? वाराबंदी। तो वी कॉल दैट वाराबंदी। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। एक तो ये है भी बेनिफिट इसका, इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड, फसलों की पैदावार में बढ़त होती है, क्योंकि जब हमें पता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो भी कैसे अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को? वो कैसे अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को? वो होते हैं सोइल, वो पानी के थ्रू ही अवेलेबल होंगे। जब वाटर प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सोइल सॉल्यूशन या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस की फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स प्लांट सॉल्यूशंस की फॉर्म में अब्सॉर्ब करेगा। ऐसे नहीं भी नाइट्रोजन यहाँ पे रखा हुआ है प्लांट इसको सीधा पिकअप कर लेगा, तो वो सॉल्यूशंस फॉर्म में भी वाटर होगा, उसी की प्रेजेंस में न्यूट्रिएंट्स को मेनली अब्सॉर्ब करते हैं। ओके, तो इंक्रीज द क्रॉप यील्ड है, फूड प्रोडक्शन है, ये अपना इंक्रीमेंट होगा इनके अंदर। प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। फेमाइन क्या होता है? अकाल पड़ना, ठीक है।
फेमाइन से हमें प्रोटेक्शन मिलती है अगर अपने पास इरिगेशन है। भी बारिश नहीं हुई तो अपने पास अगर आर्टिफिशियल तरीका है, वेल्स है, कैनाल्स है, नहरें हैं, ये है तो आप क्या कर सकते हैं, भी फेमाइन से बचारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ सुपीरियर क्रॉप्स। सुपीरियर क्रॉप्स लाइक द राइस, जूट, शुगर केन, दीज आर सुपीरियर क्रॉप्स। और वी कैन से एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, जो ज्यादा न्यूट्रिएंट या ज्यादा वाटर की डिमांड रखती है, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स। तो इसकी कल्टीवेशन हम कर सकते हैं अगर हमारे पास वाटर है। जो अपने को सुपीरियर क्रॉप्स क्या होती है, यील्ड ज्यादा देती हो, जिसका प्राइस ज्यादा होता हो। ओके, तो इसकी हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, भी जैसे ड्राई लैंड के एरियाज में क्या करते हैं लोग, काफी सारे सीड्स को मिक्सअप करके, ठीक है, काफी सारे सीड्स को मिक्सअप करके उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं अपनी लैंड में। तो जो फसल होगी अकॉर्डिंगली वो उनको घर पे स्टोर कर लेंगे। अगर बारिश होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये होती है मिक्स्ड फार्मिंग का कंसेप्ट। बट अगर हम मेरे पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो मैं कोई स्पेसिफिक मोनोक्रॉपिंग करूंगा, ठीक है, मोनोक्रॉपिंग कर सकता हूं बिकॉज मेरे पास इरिगेशन है, मुझे श्योरिटी है भी ये क्रॉप तो होगी। मेरे पास इरिगेशन है, मैं राइस उगा सकता हूँ, व्हाइट कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो क्या होता है, एक चीज आपको क्या पता लगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है ड्राई लैंड एरियाज का, बंजर इलाकों का, राजस्थान साइड। ओके, तो हम इससे बचारा पा सकते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग से इफ वी हैव द फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। एफोरेस्टेशन क्या होता है बच्चों, हम एग्रो फॉरेस्ट्री को भी यूज कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कैसे, जैसे कि अपनी फील्ड है, इसके बाहर अपनों ने ट्रीज लगा रखे हैं, ट्रीज लगाते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब ट्रीज, या एग्रो सिल्वीकल्चर भी मैं कह सकता हूं, एग्रो सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। तो एफोरेस्टेशन कर सकते हैं अगर अपने पास पानी है। तो किस वे में होती है, वो हम विंड ब्रेक्स लगाते हैं। ओके, तो इस टाइप से हम अपने फील्ड्स में प्लांटिंग करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर जनरेशन, रन ऑफ रिवर। तो क्या होता है, भी पानी से हाइड्रो पावर भी जनरेशन होती है। कैसे, हाइड्रो पावर जनरेशन का मतलब है जैसे कि अपने डैम्स, पानी कहां से आएगा, डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, वहीं से पानी आता है। जब डैम्स के अंदर आप अपने हाइड्रो पावर जनरेटर्स लगा सकते हैं, जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे जब टर्बाइन घूमता है तो इस घूमने के इफेक्ट को, जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी है, इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो ये काम होता है हाइड्रो पावर जनरेशन के अंदर। आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू द यूज ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर। वैसे डोमेस्टिकेट एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के लिए भी, डोमेस्टिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं जो इरिगेशन का पानी है। ओके, तो मोस्टली काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट था भी ये क्रॉप के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वैसे ही इसके डिसएडवांटेजेस और वी कैन से इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन भी है। इल इफेक्ट क्या है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब इरिगेशन ग्राउंड वाटर पोल्यूशन कैसे करेगा, जैसे कि बताया, इरिगेशन जब आप पानी देते हैं तो उसी के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल होते हैं प्लांट्स को। तो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं तो पानी आप देते हैं ज्यादा मात्रा में, तो पानी के साथ जो न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर के अंदर, लाइक उसको कहते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या है बच्चों, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म। भी जो रन ऑफ हो रहा है, जो अपना वाटर नीचे जा रहा है, तो उसके अंदर सोल्यूबल सोल्ट्स और वीगन से न्यूट्रिएंट्स है, वो भी इस पानी के अंदर घुल के नीचे ग्राउंड वाटर में जा रहे हैं। तो इस फिनोमिना को आप कहते हैं लीचिंग। ओके, तो ये जो लीचिंग है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूट हो रहा है। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा लीचेट है, कौन सा एलिमेंट है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की प्रेजेंस ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। नेक्स्ट है वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग, अब आप इरिगेशन दे रहे हैं, अगर ज्यादा इरिगेशन दे दें, मतलब भी पानी फील्ड के अंदर खड़ा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। अब वाटर लॉगिंग से कैसे होगा, भी जैसे हमने बात की थी सोइल के अंदर मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स होते हैं। कौन से,
मैक्रो एंड माइक्रोपोर्स। अब मैक्रोपोर्स के अंदर बेसिकली क्या आती है, एयर। बट जब स्टैंडिंग वाटर भी फील्ड के अंदर पानी खड़ा हो रखा है तब उसके अंदर क्या फिनोमिना होता है, ये एयर जो है वो बाहर निकल जाती है, जो वाटर होता है वो इसको रिप्लेस कर लेता है, मैक्रोपोर्स के अंदर भी वाटर आ जाएगा। तो क्या हो गया, अपने सारे के सारे जो पोर्स है वो वाटर से भर चुके हैं, तो इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन या स्टैंडिंग वाटर। और मैं इसको सैचुरेटेड सोयल भी कह सकता हूं। सैचुरेटेड सोयल का मतलब क्या है, भी सैचुरेशन आ गया अपनी मिट्टी में, आप इसके अंदर और पानी नहीं डाल सकते, पानी अब भी खड़ा होने लग गया। ठीक है, वैसे स्टार्टिंग में पानी डालते हैं तो कुछ ग्रेविटी के कारण नीचे चला जाता है, जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, तो बाकी फिर बाद में सारे पोर्स भरने लग जाते हैं, सिर्फ माइक्रो पोर्स भरे हैं तो उसको मैं कहूंगा फील्ड कैपेसिटी, सिर्फ माइक्रो पोर्स। अगर ये सारे पोर्स भर चुके हैं तो उसको मैं कहता हूं सैचुरेटेड सॉइल हो चुकी है। जब अब एक क्वेश्चन बनता है भी रन ऑफ कब होता है, रन ऑफ का मतलब होता है जो पानी है वो जमीन पे ऐसे बहने लग जाए। पानी जमीन पे कब बहेगा, जब अपनी सैचुरेटेड कंडीशंस होती है, जब पानी सारे पोर्स में भर चुका है, उसके बाद में पानी का क्या रास्ता है जाने का, पानी ऐसे जमीन पे मूव ऑन करेगा। जब बारिश होती है तो पानी ऐसे मूव ऑन करता है। ओके, तो उसको कहते हैं रन ऑफ। जब अपनी फील्ड क्या होती है, सैचुरेशन कंडीशन पे होती है, तब रन ऑफ होता है बाद में। ओके, तो अब कुछ वर्ड्स है जो अपने अभी किए हैं, रन ऑफ, लीचिंग। ओके, तो ये बाकी वर्ड्स देखिए, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है बारिश हुई है या कुछ भी अपने ने पानी दिया है तो जो ऊपर की सरफेस लेयर है इससे नीचे पानी का जाना, इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सोइल, तो ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिखा गया अपर लेयर से। ओके, एंड एक टर्म होती है परकोलेशन। अब परकोलेशन में क्या डिफरेंस है, परकोलेशन है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स। अब ये सरफेस से नहीं आया, विद इन लेयर्स, अगर यहां से पानी नीचे जा रहा है तो वो परकोलेशन है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है, जो अपना इनफिल्ट्रेशन है वो सरफेस लेयर से है, एंड परकोलेशन होता है भी नीचे जो सोइल की प्रोफाइल होती है उसी के अंदर डिफरेंट लेयर से पानी की जो मूवमेंट है उसको कहेंगे परकोलेशन। अब नेक्स्ट है बच्चों सीपेज। सीपेज क्या होता है, जो अपनी नहरें होती है, कैनाल्स होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है भी पानी का लॉस होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एक तो वर्टिकल साइड होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। जो अपनी कैनाल्स है, नदियां हैं, उसके अंदर जब पानी बहता है तो पानी साइड में लॉस हो जाता है, जमीन के अंदर कहीं चला जाता है। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लॉस होता है पानी का या हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है पानी का थ्रू कैनाल्स। कैनाल्स मतलब एक होता है रिवर जो अपनी क्या है नदियां, एंड एक होता है कैनाल्स जो होती है नहरें। नहरों और नदियों में क्या फर्क है, नहरें जो होती है वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है और नदियां नेचुरल होती है। तो जो अपनी कैनाल्स के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है हॉरिजॉन्टली, उसको हम कहते हैं सीपेज। ओके, नेक्स्ट देयर इज लीचिंग। लीचिंग क्या है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ किसकी, सिर्फ पानी की नहीं, पानी की मूवमेंट होती तो उसको इनफिल्ट्रेशन परकोलेशन कह देते, बट उस पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड सोल्ट्स है। ठीक है, कहां से, जो रूट जोन से भी जहां पे जड़ें होती है, जड़ें कहां पे होती है 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास फील्ड क्रॉप्स के अंदर होती है, तो इस एरिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनका पानी के साथ मिलके नीचे जाना, तो इसको कहते हैं लीचिंग। तो ये एक प्रोसेस है लीचिंग का। ओके, नेक्स्ट है रन ऑफ। रन ऑफ, फ्लो ऑफ एक्सेस वाटर। नोट डाउन दिस, एक्सेस वाटर लिखा है फ्रॉम द फील्ड आफ्टर सैचुरेशन। तो क्लियर है, सैचुरेशन क्या होता है, सैचुरेशन तब होगी जब मिट्टी के सारे पोर्स है, ओके, जितने भी पोर्स होते हैं मतलब माइक्रो एंड मैक्रो पोर्स सभी पानी से फिल अप हो, तब सैचुरेशन आ गई। मतलब और पानी अब फील्ड में नहीं आ सकता, तो पानी के पास क्या रास्ता है, पानी नीचे जा चुका है जितना जाना था, जितने पोर्स थे वो भी मिट्टी के भर चुके हैं, तो पानी अब हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगा सरफेस के ऊपर, जिसको कहते हैं रन ऑफ। तो रन ऑफ क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसका, सोइल इरोजन बाय वाटर का। इससे क्या होता है, जब पानी फ्लो कर रहा है तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स है वो भी उसके साथ मूव ऑन हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, सोइल इरोजन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
नेक्स्ट मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मेथड्स की बात जब आती है तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं डिटेल के अंदर तो होते हैं मेथड्स, जैसे कि कोई फ्लड इरिगेशन यूज करता है, कोई ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। तो आजकल जो मॉडर्न मेथड भी कुछ यूज होते हैं, अब उन सब की बात करेंगे। उन सबको क्लासिफाई किया गया है सरफेस सब सरफेस के अंदर, ठीक है। अब सरफेस के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर आप बहुत कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड है। भी सरफेस के अंदर क्या है, पानी के जो सरफेस है उसके ऊपर से पानी दे रहे हैं, ठीक है। सब सरफेस क्या होता है, जमीनों के अंदर पे कुछ पाइप्स डाली होती है, तो अंडरग्राउंड हम उनको सीधा उनकी रूट्स को पानी देते हैं। तो ये सिस्टम स्पेसिफिकली कोकोनट की जो प्लांटेशन होती है केरला के अंदर, उसके अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं, सब सरफेस इरिगेशन। एंड जैसे कि कश्मीर के अंदर वेजिटेबल्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है, कौन से मेथड को, सब सरफेस। बाकी मोस्टली आप सरफेस इरिगेशन यूज करते हैं अपने फील्ड्स के अंदर। नेक्स्ट कुछ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है मेथड्स है लाइक स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या है, स्प्रिंकलर के अंदर हम जो फुवारा सिस्टम जो होता है अपना पानी देने का, वो अपना स्प्रिंकलर सिस्टम है। इसके अंदर वाटर कितना सेव होता है, 25 से 50% तक अपना वाटर सेव होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी है। ड्रिप क्या होता है, ड्रिप सबसे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है, इजराइल के अंदर स्टार्ट हुआ था, इनको हम इजराइल से इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन में सब सरफेस इरिगेशन है। सब सरफेस हम बात कर चुके हैं, कोकोनट की प्लांटेशन है केरला में, एंड कश्मीर के जो क्या है वेजिटेबल्स उगाई जाती है सब सरफेस को एक्सप्लॉइट करके, मेथड को यूज करके, बट मोस्टली यूज होता है सरफेस इरिगेशन। अब सरफेस इरिगेशन में दो होते हैं, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन का मतलब है सरफेस पे पानी दे रहे हैं, पानी ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा है, हमें कुछ प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होता है, फ्लो इरिगेशन। बट लिफ्ट इरिगेशन में क्या है, हमें कुछ प्रेशर देने की जरूरत है, जैसे कि फुवारा सिस्टम होता है, पानी नीचे से ऊपर लाया जाता है और फिर फुवारे से फेंका जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम, लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे ड्रिप होती है, ड्रिप के अंदर क्या होता है, एक अपना पॉन्ड होता है, डिग्गी होती है, जहां से पानी लिया जाता है फिर पाइपों के थ्रू दिया जाता है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर का यूज कर रहे हैं, पानी को लिफ्ट कर रहे हैं। तो लिफ्ट इरिगेशन में आते हैं स्प्रिंकलर एंड ड्रिप। बाकी फ्लो इरिगेशन में अपना क्या आएगा, फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन क्या है, सीधा एक अपनी फील्ड को एक ही जगह से पूरे को पानी देना, वो क्या होता है, एक ही नाका करके पूरी जमीन को पानी देना, वो होता है फ्लड इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन, फरो इरिगेशन, चेक बेसिन इरिगेशन। अब इन सब की हम एक एक करके बात करते हैं डिटेल में। बिफोर दिस ये देखिए इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या आती है, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इरिगेशन रिक्वायरमेंट का बच्चों एक फॉर्मूला है, दैट इज भी फसल को कितना मतलब अपने को पानी कितना देना है, अपने को पानी कितना देना है, वो है इरिगेशन रिक्वायरमेंट। वो कितनी होती है, वो होती है वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट का मतलब है क्रॉप्स की एक वाटर रिक्वायरमेंट होती है, भाई इस क्रॉप को इतना मिलीमीटर पानी चाहिए, इतना इंचेस पानी चाहिए, इस टाइप से स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग क्रॉप्स की। राइस को ज्यादा चाहिए, कॉटन को ज्यादा चाहिए, एज कंपेरेटिव टू जो बाजरा है, ज्वार है, उनको पानी कम चाहिए। तो जो वाटर रिक्वायरमेंट है उस क्रॉप की, उसमें से हमने माइनस कर दिया क्या, इफेक्टिव रेनफॉल। रेनफॉल होती है, एक होता है इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल का मतलब है वो रेनफॉल का पानी, वो अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो प्लांट एक्चुअली में यूज कर पा रहा है। जैसे कि रेनफॉल होते हैं, कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया, कुछ रन ऑफ हो गया, जो पानी प्लांट यूज कर पा रहा है वो होता है इफेक्टिव रेनफॉल। तो इफेक्टिव रेनफॉल है भी कितनी बारिश हो गई और कितना अपने ग्राउंड के अंदर पानी पड़ा है, ग्राउंड वाटर अपनी जमीन में कितना पानी पड़ा है। तो ये जो फॉर्मूला इसके हिसाब से हम कहते हैं भी कितना पानी चाहिए, समझ आया। मतलब इरिगेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है कितना पानी हमें लगाना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है भी कितना पानी फसल को चाहिए और माइनस कर दिया अभी कितना बारिश से और अपनी जमीन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो अपने को पानी जो फसल को प्रोवाइड करवाना है वो चीज है, उस चीज को हम कह देते हैं इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके, तो बच्चों एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया कितनी है, 1250 mm। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 125 सेंटीमीटर
आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन में आपको कहीं कहीं पे 119 सेंटीमीटर भी देखने को मिलता है एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये अपनी एवरेज रेनफॉल है। एंड रेनफॉल रिस्पॉन्स कहाँ से आती है? रेनफॉल कहाँ से आती है? एक तो मॉनसून की वजह से होती है, ओके, एंड एक क्या होती है अपनी दिसंबर जनवरी के आसपास वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से, जो गेहूं के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस की वजह से विंटर सीजन मॉनसून जो होती है, विंटर सीजन रेनफॉल जो होती है। ओके, तो जो मॉनसून है वो भी दो टाइप्स की होगी, दो तरीके की। एक तो होती है साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल के अंदर, सबसे ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन साउथ वेस्ट मॉनसून का। और दूसरी होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्या है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। इसको क्या कहते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग मॉनसून। अब ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है ये सिर्फ तमिलनाडु और केरला के अंदर बारिश करती है, तमिलनाडु एंड केरला के अंदर रेनफॉल करती है। और इसको हम मैंगो शावर्स भी कहते हैं। क्या? मैंगो शावर्स, क्योंकि उस समय ये किस टाइम होती है? सितंबर के आसपास होती है, सितंबर अक्टूबर के आसपास होती है। तो उस समय मैंगो शावर्स भी कहते हैं। ये मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करते हैं तमिलनाडु और केरला स्टेट्स को, तो उसको रिट्रीटिंग मॉनसून भी कहते हैं। तो समझ आया? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सिर्फ तमिलनाडु और केरला के अंदर कन्फाइंड है, बट मोस्ट ऑफ द एरिया जो अपना होता है वो कहां से होता है? साउथ वेस्ट मॉनसून का। अब थोड़ा सा आप और देखो तो साउथ वेस्ट मॉनसून को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होती है अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच, और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो बंगाल की खाड़ी है वहां से होकर जो मॉनसून आती है। ओके, तो अरेबियन सी वाली ब्रांच की भी कुछ एक बारिश गुजरात एंड अपने जो एडजॉइनिंग एरिया है राजस्थान, और कुछ एक जो अपना साउथ का हरियाणा है उसके अंदर हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है फ्लड इरिगेशन। सो फ्लड इरिगेशन क्या है बच्चों? एक सबसे ज्यादा पुराना तरीका है, जैसे कि एंशिएंट मेथड है किस चीज का? एप्लीकेशन करने का, किसका? आर्टिफिशियली पानी की, तो उसी को हम इरिगेशन कहते हैं। तो एंशिएंट मेथड है। ओके, इट वाज लाइकली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इरिगेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो सबसे पहला तरीका था बीज पानी देने का क्रॉप्स को, वो क्या था? फ्लड इरिगेशन। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत ही कम लेबर रिक्वायरमेंट होती है एंड बहुत ही ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है और जो अपनी लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट कम है। ओके, तो ऑल्सो नोन एज इनंडेशन इरिगेशन। इनंडेशन इरिगेशन भी कहते हैं किसको? फ्लड इरिगेशन को। और अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। अनकंट्रोल्ड कैसे है भी? हम यहाँ पे पूरे फील्ड को पानी से भर रहे हैं, कहीं कंट्रोल नहीं कर रहे भी, इतने एरिया के अंदर जाना चाहिए, इतने एरिया के अंदर जाना चाहिए, नथिंग इज लाइक देयर टू कंट्रोल ओवर, तो इसको अनकंट्रोल्ड इरिगेशन भी हम कहते हैं। लेट्स सी, यूज्ड बाय द ह्यूमंस एज दे बिगिन कल्टीवेशन क्रॉप्स। ये फर्स्ट मेथड था, दैट इज क्लियर एंड इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ इरिगेशन टुडे ऑल्सो। भी आज भी एंशिएंट मेथड था बट आज भी फ्लड इरिगेशन को यूज किया जाता है। ओके, जैसे राइस की क्रॉप है उसके अंदर हम फ्लड इरिगेशन को आज भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है चेक बेसिन। चेक बेसिन का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये अपना क्या है, जो अपना परमानेंट बंड है, ये अपना क्या है? परमानेंट जो वाटर का जरिया होता है, खाड़ा है या कैनाल टाइप का जो है वो है। फिर हमने इसको छोटी छोटी चेक बेसिन्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से पानी जाएगा ऐसे, फिर इसको इसके अंदर डाल देंगे, तो छोटी छोटी क्यारियों में हमने अपने फील्ड्स को डिवाइड कर दिया, तो इसको कहते हैं चेक बेसिन। मोस्ट कॉमन मेथड है। स्प्रेडिंग टाइम ऑफ वाटर इज लो टू मिनिमाइज द परकोलेशन लॉसेस। भी मतलब क्या होता है? पानी को इजीली से यहाँ भर दिया। ओके, तो इसमें स्प्रेडिंग, पानी को फैलने के लिए कम समय मिलता है। जब आप क्या करते हैं? फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं। ओके, जैसे कि ये अपना सप्लाई डिच थी, मतलब जहां से पानी आता है, और ये हमने छोटी छोटी क्यारियां बना रखी है, 1 2 3 4 इस टाइप से।
तो यहाँ पे क्या है, चेक बेसिन्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में पानी जल्दी से अपनी क्यारियां भर जाएंगी। तो परकोलेशन का मतलब भी जमीन के अंदर जाएगा नहीं, पानी नीचे ग्रेविटेशनल के कारण नीचे नहीं जाएगा, अपना जमीन के अंदर वाटर होल्ड होके रहेगा। तो परकोलेशन लॉसेस भी इसके अंदर कम होते हैं, ये चीज भी याद रखना। वाटर एप्लीकेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वाटर एप्लीकेशन है, ये नहीं कहीं ज्यादा है कहीं कम पानी अप्लाई हो रहा है। लेबर रिक्वायरमेंट इज मोर, लेबर रिक्वायरमेंट मोर क्यों है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के बंड्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग, और लेवलिंग भी करनी होती है लैंड्स की। ओके, तो लेबर भी रिक्वायरमेंट है, अपना जमीन भी खराब हो रही है बिकॉज बहुत सारी डोलियां बनानी पड़ रही है, बहुत सारे बंड्स का हमें यूज करना पड़ रहा है। ओके, और इन बंड्स के ऊपर फिर वीड की ग्रोथ हो जाती है ज्यादा, तो वीड मैनेजमेंट में भी अपने को थोड़ी दिक्कत आती है। वेस्टेज ऑफ लैंड, द सेम पॉइंट इज हियर। प्रॉब्लम इन इंटरकल्चरल ऑपरेशन, इंटरकल्चरल ऑपरेशन क्या होते हैं, खड़ी फसल के बीच में कोई भी कार्रवाई की जा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन। वीडिंग है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, इटसेल्फ इरिगेशन इज इटसेल्फ अ इंटरकल्चरल ऑपरेशन। और कई क्रॉप्स में स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं, लाइक पोटैटो के अंदर अर्थिंग अप करते हैं, शुगर केन के अंदर अर्थिंग अप करते हैं, चिकपी के अंदर निपिंग करेंगे, टॉपिंग करते हैं, तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होते हैं, उनको इंटरकल्चरल ऑपरेशन कहते हैं, जो खड़ी क्रॉप के अंदर हमें करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर भी हमें दुविधा पोज होगी। ओके, प्रॉब्लम कोज होगी। बॉर्डर इरिगेशन, अब बॉर्डर इरिगेशन क्या होता है, जो मोस्टली यूज किया जाता है, इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रिप्स विद बंड्स, लंबी लंबी क्यारियां बना दी जाती हैं और उसके अंदर पानी प्रोवाइड करवाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स और हैवी टेक्सचर्ड सोयल। हैवी टेक्सचर्ड सोयल का मतलब क्या है बच्चों, क्लेई सोइल्स। ओके, एंड लाइट सोयल का मतलब होता है सैंडी सोइल्स। सैंडी और लोमी सोइल्स क्या होती है, लाइट टेक्सचर्ड सोयल। लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम्स कैन बी इजिली एफिशिएंटली यूज्ड, मतलब जो बड़े बड़े अपनी इरिगेशन स्ट्रीम्स है उसके अंदर हम चेक बेसिन, इसका बॉर्डर स्ट्रिप का हम यूज करते हैं। ओके, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट दैट मच यूनिफॉर्म एज कंपेरेटिव टू चेक बेसिन। चेक बेसिन की तरह इतना ज्यादा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है इसका, जो अपना बॉर्डर स्ट्रिप मेथड है। नेक्स्ट है फरो इरिगेशन। अब फरो क्या होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये दो चीजें होती है, इसको तो हम कहते हैं रिज, एंड ये जो रेज्ड लैंड है इसको मैं कहता हूं फरो। क्या चीज है, फरो, एंड ये जो संकन है इसको मैं कहता हूं रिजिस। तो फरो इरिगेशन मेथड में क्या होता है, रिजिस के अंदर तो पानी दिया जाता है एंड फरोज के ऊपर अपने क्रॉप की प्लांटिंग हो रखी है। तो इट इज दिस मेथड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लैंड सरफेस इज वेटेड। ओनली अ फ्रैक्शन का मतलब है ओनली अ 50%, ठीक है, 50% एरिया के अंदर हमें पानी छोड़ना है बस। बाकी देख सकते हो ये जो लैंड है ऊपर जो रेज्ड, इसके अंदर पानी हमने नहीं दिया, तो 50% हम कह सकते हैं, और कह सकते हैं ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लैंड इज वेटेड बाय वाटर। इसके अंदर क्रस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, क्रस्ट फॉर्मेशन होता है एक हार्ड पैन, या जैसे थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है तो एक पपड़ी जो जम जाती है, ठीक है, एक पपड़ी टाइप की कुछ भी जम जाती है मिट्टी के अंदर, तो उसको कहते हैं क्रस्ट फॉर्मेशन। तो क्रस्ट फॉर्मेशन एक मेजर प्रॉब्लम होती है बाजरा क्रॉप में, जब जस्ट आफ्टर सोइंग के बाद में क्या हो जाती है, रेनफॉल, जस्ट आफ्टर सोइंग थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाती है, उसकी वजह से एक ऊपर पपड़ी जम जाएगी, जिसकी वजह से बाजरे का सीड होता है छोटा सा, तो जर्मिनेशन में दिक्कत होती है, तो दैट इज नोन एज क्रस्ट फॉर्मेशन। तो ये जो मेथड है ये क्रस्ट फॉर्मेशन से भी बचाता है एंड reduces the evaporation losses, evaporation losses को भी कम करेगा। It is a narrow field ditch excavated between two rows। भी एक डिच मतलब एक खड्डा, एक खाई सी खोदी जाती है जिसको रिज कहते हैं, दो रोज ऑफ प्लांट्स के बीच में, जो कि कैरी करता है इरिगेशन वाटर को। फॉर क्रॉप्स ग्रोन ऑन रिजिस एंड फरोज, स्पेसिंग ऑफ डिच इज डिसाइडेड बाय द प्लांट। भी ये कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए कौन डिसाइड करता है, ये कौन सी क्रॉप हम लगा रहे हैं ये डिसाइड करेगी भी कौन सी कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ही फरोज एंड रिजिस को सेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कोरुगेशन। कोरुगेशन शॉर्ट फरोज, ये इसकी लेंथ एंड ब्रेथ के हिसाब से की गई। कोरुगेशन क्या होता है, छोटी छोटी रिजिस एंड फरोज जब बनाते हैं
स्मॉल एंड शैलो फरोज, उसको हम क्या कहते हैं, कोरुगेशन। अब स्किप इरिगेशन क्या होता है, स्किप इरिगेशन या अल्टरनेट फरो इरिगेशन, जब अपने पास बहुत ही ज्यादा पानी की कमी होती है तब आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हैं। अब मान लो ये जैसे कि रिजिस है, ये फरो है, ये रिज है, ये फरो है, ओके। तो अब हमारे पास मान लो पानी की बहुत ज्यादा कमी है और ये कॉटन की क्रॉप लगा रखी है मैंने रिजिस के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट रोज को पानी दूंगा। सिर्फ इसके अंदर पानी दे दिया, इसके अंदर नहीं दूंगा, इसके अंदर दे दिया, तो ओके। तो अपने इसके अंदर मैंने पानी दिया तो इस क्रॉप, इस प्लांट की रिक्वायरमेंट और इस रो की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब इसके अंदर नहीं दिया कोई ना, अब इसकी रिक्वायरमेंट यहां से पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में फ्लड के मुकाबले या चेक बेसिन के मुकाबले अपने यहाँ पे 50% पानी की बचत हो रही थी, क्योंकि हमने सिर्फ 50% एरिया में पानी दिया है, बाकी रेज्ड लैंड पे पानी नहीं दे रहे। अगर अब मैं अल्टरनेट फरो इरिगेशन करता हूँ, अगर बिल्कुल पानी की कमी है, अल्टरनेट फरो इरिगेशन में यूज कर रहा हूँ, तो इस 50% के 25% में और भी मतलब वो बेनिफिशियल हो गया, तो सिर्फ 25% पानी को मैं यूज कर रहा हूँ। तो पानी काफी अच्छा खासा बच सकता है अल्टरनेट फरो इरिगेशन मेथड में, ओके। और इसको स्किप फरो इरिगेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज रिंग बेसिन। रिंग बेसिन, रिंग बेसिन इज बेसिकली यूटिलाइज्ड फॉर द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, और बड़े बड़े जो ऑर्किड्स या अपने जो बड़े प्लांट्स हैं उनके लिए। बेसिन्स अराउंड द ट्रीज आर मेड सुटेबल फॉर फ्रूट ट्रीज, ओके। दे आर जनरली राउंड, ओके, दिस वन, और स्क्वायर इन शेप। तो जैसे ये अपना इरिगेशन का सोर्स है, यहां से पानी आया एंड आप इसको एक गोल गोल गड्ढा सा करते हैं जो प्लांट के बाहर, वो होता है कौन सा, रिंग बेसिन मेथड। तो वो अपने प्लांट्स के लिए ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्लांट को कितना पानी चाहिए, क्या होता है, ये इसकी होती है कैनोपी। तो ये कहा जाता है जितनी बड़ी प्लांट की कैनोपी होती है, जितने एरिया में उसकी कैनोपी होती है, उतने एरिया में ही उसकी रूट्स फैली हुई होती है। तो इस एरिया में हमें पानी देने, तो रिंग बेसिन मेथड को हम यूज करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन और वाटर, ओके। अब नेक्स्ट है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन क्या होता है बच्चों, इंटरमिटेंट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। इंटरमिटेंट मतलब थोड़े ऑन एंड ऑफ इरिगेशन भी कहते हैं इसको, क्या, ऑन एंड ऑफ। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी देर में पानी देना, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, ओके। तो जैसे फ्लड इरिगेशन की तरह हम एकदम फील्ड को नहीं भरते हैं, थोड़े थोड़े समय पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, इसको कहते हैं सर्ज इरिगेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन लॉसेस कम होते हैं, जमीन के अंदर जो पानी जाता है, परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन लॉसेस कम होते हैं, क्योंकि हमने इतना ज्यादा पानी दिया ही नहीं है कि वो जमीन के अंदर जाए, ओके। तो इस वजह से ये लॉसेस कम होते हैं, ओके। लाइक दिस बीट, थोड़े थोड़े इंटरवल पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी हम इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं फसलों को। तो दिस इज सर्ज इरिगेशन। नेक्स्ट इज कैब्लिगेशन। कैब्लिगेशन के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है इरिगेशन का। क्या है, ऑटोमेटिक मेथड है जो वाटर को भी बचाता है और उसके अंदर लेबर भी कम लगती है। इसके अंदर क्या यूज करते हैं, हम पाइप्स को यूज करते हैं। कौन सी पाइप है, गेटेड पाइप सिस्टम। गेटेड पाइप का सिस्टम का मतलब है भी ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटिक है इरिगेशन का। तो ये क्या था, कैब्लिगेशन। अब नाउ वी टॉक अबाउट द नोवल मेथड्स लाइक द स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर को फुहारा सिस्टम कहते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इसके बारे में, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है किसका, स्प्रिंकलर इरिगेशन का। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, वाटर जो है स्प्रिंकलर के थ्रू कैसे अप्लाई होता है, एक नेटवर्क ऑफ पाइप एंड पंप्स। पाइप यूज होती है और पंप यूज होते हैं। पाइप कैसे, भी जो पाइप यहाँ पे बिछाई जाती है, एंड पंप्स यूज होते हैं ताकि प्रेशर के साथ पानी को फेंका जा सके। तो पाइप एंड पंप्स का इसके अंदर यूज होता है। एडवांटेज क्या है स्प्रिंकलर का, भी एडवांटेज ये है भी, एक तो ये सभी टाइप की सॉइल्स के अंदर, लाइक सैंडी सॉइल्स है, मोस्टली तो सैंडी सॉइल्स के लिए सुटेबल है। सैंडी सॉइल्स, क्लेई सॉइल, सभी सॉइल्स के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और हर टाइप की टोपोग्राफी, प्लेन लैंड है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली किसके लिए सुटेबल है, जो अपने पहाड़ी इलाके हैं या फिर उबड़ खाबड़ जमीन है, जिसको आप क्या कहते हैं, अनडुलेटेड लैंड।
ऊबड़ खाबड़ जमीन के अंदर कौन सा सिस्टम यूज होगा? स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन सभी क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं, बट पैडी में इसको यूज नहीं करते बिकॉज पैडी के अंदर वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है एंड पैडी को स्टैंडिंग वाटर चाहिए। ओके, तो इसके अंदर कितनी एफिशिएंसी है? 80 से 50% डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है, मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसका पानी इक्वली। ये किस टाइप का हो सकता है? परमानेंट भी हो सकता है फुहारा सिस्टम एंड नॉन परमानेंट भी हो सकता है, जिसको पोर्टेबल कहते हैं। मतलब हमें ये जो फुहारे हैं, ये पाइप है, ये बार बार उठा के बार बार रिप्लेस करनी पड़ती है। एंड परमानेंट में परमानेंट मतलब भी जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं अपने जो स्प्रिंकलर है। ना स्प्रिंकलर सिस्टम में कुछ चीजें हैं जो याद करने की जो है, रेट ऑफ वाटर डिलीवर्ड, भी कितना पानी किस दर पे पानी रिलीज होता है। 1000 लीटर पानी रिलीज हो रहा है हर एक घंटे के अंदर। स्प्रिंकलर फुहारों से 1000 लीटर पानी रिलीज होता है पर आवर, और इसके अंदर प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हमने क्या कहा था, इसको लिफ्ट इरिगेशन का टाइप है। प्रेशर कितना चाहिए? 2.5 बार का प्रेशर चाहिए पानी को फेंकने के लिए। किसको? पानी को फेंकने के लिए। अब जो बात आई, पानी कितनी दूर तक फेंका जा सकता है 2.5 बार के प्रेशर को यूटिलाइज करते हुए? तो पानी जो है एक फुहारा 10 मीटर तक फेंकने की क्षमता रखता है, तो मोर देन 10 मीटर जो है इस डिस्टेंस तक एक फुहारा पानी को फेंक सकता है। इरिगेशन एरिया जो है भी कितना इरिगेशन बढ़ गया आपका, उसी सेम मात्रा को पानी उसी सेम अमाउंट ऑफ पानी को यूज करते हुए, तो इरिगेशन एरिया है वो 1.5 से 2 गुना आपका बढ़ जाता है विद द सेम अमाउंट ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मतलब ये इतना मात्रा में अगर आप पानी चेक बेसिन या किसी और मेथड से देते, ओके, तो वो पानी अब 1.5 गुना फसलों को देने में काम आ रहा है, तो 1.5 गुना एरिया बढ़ जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन जब आप यूज करते हैं तो 1.5 टाइम्स ज्यादा एरिया वाली क्रॉप को आप दे सकते हैं। अब सेविंग कितनी होती है वाटर की? 25 से 50% तक पानी को सेव किया जा सकता है। ओके, नो रिस्क ऑफ रन ऑफ। रन ऑफ का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि सैचुरेशन हो नहीं रही फील्ड की, कोई रिस्क नहीं है इरोजन का, एंड कोई रिस्क नहीं है इनंडेशन का, मतलब भी फ्लडिंग का और स्टैंडिंग वाटर का, बिकॉज हम थोड़ा ही पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लिमिटेशन क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम के? अब लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन है कॉस्टली है एंड विंड वेलोसिटी के कारण इसके अंदर दुविधा आ सकती है, प्रॉब्लम कॉज हो सकती है। विंड अगर तेज हो तो हमारी वाटर की जो स्प्रेडिंग है 10 मीटर तक या यूनिफॉर्म नहीं रहती वो। ओके, तो ये दो इसके अंदर प्रॉब्लम है। ओके, तो अपना जो रेट ऑफ वाटर डिलीवर है स्प्रिंकलर इरिगेशन के अंदर कितना है? 1000 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से। एंड कितने प्रेशर पे ऑपरेट करता है? 2.5 बार के प्रेशर पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम ऑपरेट करता है, 10 मीटर तक पानी फेंक सकता है। ओके, तो क्वेश्चन यहीं से बाहर से इन्हीं सब चीजों से निकलते हैं। अब जो इरिगेशन एरिया है, अगर उतना ही पानी अगर आप किसी और मेथड में यूज कर रहे हो और उसी पानी को अगर आप स्प्रिंकलर के थ्रू यूज करोगे तो 1.5 गुना एरिया, 1.5 से 2 गुना एरिया को आप ज्यादा इरिगेट कर सकते हो। तो ये चीज लिखी हुई है, 1.5 से 2 गुना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है एरिया। एफिशिएंसी 25 से 50% तक है। ओके, तो ये क्या करता है? इनंडेशन मतलब स्टैंडिंग वाटर की दुविधा जो समस्या है, और रन ऑफ लॉसेस है। रन ऑफ लॉसेस कब होते हैं? बात हुई थी सैचुरेशन जब हो जाती है तब रन ऑफ लॉसेस होते हैं अपने। ओके, और सोइल के इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। इरोजन एक बहुत ही डैमेजिंग प्रोसेस है अपने मिट्टी के लिए, क्योंकि इरोजन सिर्फ मिट्टी का नहीं होता, इरोजन मिट्टी के साथ न्यूट्रिएंट्स का भी होता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है। ओके, तो लिमिटेशन कॉस्टली है एंड विंड की प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर विंड वेलोसिटी की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। सो ओके, ड्रिप इरिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट method of irrigation in today's scenario because it is also known as tapka irrigation. It is also known as tapka irrigation, or we can say trickle irrigation. Okay, so it is टपका इरिगेशन
और ट्रिकल इरिगेशन। ये टेक्नोलॉजी जो है वो इजराइल से इंट्रोड्यूस हुई थी और इजराइल में लगभग ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अडप्टेड वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्यूट स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जहां पे बहुत ज्यादा पानी की कमी हो, एक्यूट स्कार्सिटी का मतलब है बहुत ज्यादा पानी की कमी हो, वहां पे हमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूटिलाइज करना चाहिए। अब इसके पार्ट्स क्या आते हैं? अब ड्रिप सिस्टम में होता क्या है? मेन, सब मेन और लेटरल्स एंड ड्रिपर्स, ये चार चीजें हैं। एक तो मेन पाइप होती है जो बड़े साइज की होती है, फिर सब मेन्स आएगी एंड देन लेटरल पाइप्स आती है। अब लेटरल पाइप्स पे जहां से पानी निकलता है वो कुछ छेद होते हैं, उन छेदों से, जिन छेदों से पानी निकलता है उसको एमिटर्स कहते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं? एमिटर्स। तो ये चीजें आपको याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उनको हम क्या कहेंगे? एमिटर्स। वैसे ही जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर जो फुहारा होता है जहां से पानी निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? नोजल। उसको हम कहते हैं नोजल हेड। एंड ड्रिप के अंदर हम उनको कहते हैं जहां से पानी निकलता है उसको कहेंगे इमिटर्स, एमिटर्स। ओके, तो इसके अंदर जैसे स्प्रिंकलर में हरियाणा था, वैसे ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या है? अपना महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा एरिया है किसका? ड्रिप इरिगेशन का। नाउ ड्रिप इरिगेशन इंटरवल इज 4 से 5 दिन। अब टपका टपका बूंद बूंद पानी हम जब दे रहे हैं अपनी क्रॉप्स को, तो इरिगेशन इंटरवल जो है वो क्या है? 4 आए, चौथे से 5वें दिन हमें इरिगेशन देनी पड़ेगी। ओके, 50 से 70% तक तो पानी सेव करता ही करता है, इवन मोर, अप टू 90% वाटर सेविंग हो सकती है यूजिंग द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। सुटेबल फॉर हर्बिगेशन है एंड फर्टिगेशन है। हर्बिगेशन का मतलब क्या है? हर्बिसाइड का मिक्स करना पानी के अंदर। ओके, एंड फर्टिगेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजर्स का मिक्स करना पानी के साथ। हम ड्रिप सिस्टम के अंदर यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर को पानी के अंदर घोल के। ओके, अब बच्चे ये देखो हर्बिगेशन आप कैसे करेंगे? भी हर्बिसाइड यूज करेंगे तो पानी क्रॉप के भी तो डैमेज होने के चांसेस है। बट हर्बिसाइड्स अपने 2 टाइप के होते हैं, एक तो होगा सिलेक्टिव एंड एक क्या होते हैं? नॉन सिलेक्टिव। तो जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स है उसको आप यूज करेंगे। सिलेक्टिव जैसे कि 2,4-D है, 2,4-D सिर्फ ब्रॉड लीफ को किल करेगा, ब्रॉड लीफ की वीड जो है उसको किल करता है। ओके, 2,4-D सिर्फ ब्रॉड लीफ के वीड्स को किल अप करेगा, तो क्या है? सिलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सिलेक्टिव क्या है? जैसे कि पैराक्वेट है, डाइक्वेट है, ग्लाइफोसेट है। ओके, तो ये क्या है? सब कुछ जला देगा जो भी इसके सामने आएगा। बट सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स को आप यूज करते हैं फर्टिगेशन में। तो इसको भी फिजिबल करवाती है अपनी जो ड्रिप इरिगेशन है। नाउ टाइफून सिस्टम ऑफ ड्रिप इरिगेशन। आपको सिर्फ ये देखना है जो टाइफून सिस्टम होता है इरिगेशन का वो कौन सी क्रॉप में यूज होता है? शुगर केन के अंदर। एक बार फिर टाइफून सिस्टम यूज होता है शुगर केन की क्रॉप के अंदर। अब माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये माइक्रो इरिगेशन के टाइप है। वैसे ही कुछ और आजकल यूज होते हैं, स्प्रिंकलर के बजाय आजकल रेन गन का नाम सुना होगा। रेन गन के अंदर क्या होता है? माइक्रो जेट इरिगेशन कह सकते हैं या रेन गन। ओके, तो ये क्या होते हैं? ये दूर तक पानी की मार रखता है, जैसे कि स्प्रिंकलर ओनली अप टू 10 मीटर तक होती है। 1 एकड़ में 4 समथिंग रेन गन हो तो सफिशियंट होती है, तो इसके हमारी थोड़ी मैनेजमेंट कम हो जाती है। तो जैसे कि माइक्रो स्प्रिंकलर भी है, बबलर इरिगेशन, ये अपने माइक्रो इरिगेशन के पार्ट्स हैं। तो माइक्रो इरिगेशन में हमने बेसिकली क्या किया है? ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ड्रिप के अंदर देखिए बच्चों, ये अपनी क्या होती है? टैंक होता है, वाटर टैंक। ओके, ये अपना क्या है? जो प्रेशर है, जो प्रेशर अप्लाई करता है वो है। एंड ये नीचे यहाँ पे पीछे अपना वाटर का सोर्स है जहां से पानी लिया जाता है, जैसे कि ये लिखा हुआ वाटर सोर्स। ये वेल है, यहाँ पे वाटर सोर्स है, यहाँ से पानी आता है। ये फिल्टर्स लगे हुए हैं। इस टैंक के अंदर आप फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, हर्बिसाइड डाल सकते हैं ताकि फर्टिगेशन और हर्बिगेशन पॉसिबल हो। अब यहाँ से क्या है? ये क्या है? मेन पाइप। ये है मेन पाइप। ये कौन सी है? ये सब मेन पाइप है एंड ये लेटरल्स है। ओके, ये कौन सी पाइप है? लेटरल पाइप्स है।
अब इन लेटरल पाइप्स पे हर एक प्लांट के आसपास छेद किए गए हैं। इन छेद को क्या कहते हैं? एमिटर्स। What these are known as? These are known as emitters, which releases the required amount of water drop by drop. That's why it is known as टपका और trickle form of irrigation. Now ड्रिप इरिगेशन में वही है, 4 से 5 दिन पे आपका क्या दे रहे हैं? इरिगेशन इंटरवल है। 50 to 70% और इवन मोर देन दिस क्या है? अपने एफिशिएंसी है। इसके अंदर अगर आपको ऑप्शन में 85% मिलता है, 90% मिलता है, तो ये भी सही है, भी इतना भी है। तो मिनिमम क्या है? 70% तो ये वाटर सेव करे ही करेगा, इससे ज्यादा भले ही कर दे। ओके, तो वाइडली स्प्रेड स्पेस क्रॉप है जिनके अंदर स्पेसिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि गार्डन की क्रॉप्स हैं, अपने कौन से फ्रूट की क्रॉप्स हैं, तो इसके अंदर आप इस फॉर्म ऑफ सिस्टम को यूज करते हैं। टाइफून किसके अंदर यूज होता है? टाइफून सिस्टम यूज होता है अपना शुगर केन के अंदर। अब देखते हैं जितने भी सिस्टम अपनों ने किए हैं उनमें से किस किस सिस्टम को कहाँ यूज किया जाता है। पहला है फ्लडिंग। फ्लडिंग कहाँ पे यूज होता है? राइस एंड जूट, जो धान और पटसन है उसके अंदर आप फ्लडिंग मेथड को यूज करते हैं। जो चेक बेसिन है, जो छोटी छोटी क्यारियां बनाई गई है, वो पल्सेस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए यूज होता है। ग्राउंडनट, पल्सेस और जो अपनी वेजिटेबल है, सब्जियों की क्रॉप, उसके अंदर चेक बेसिन यूज करते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, उसके अंदर आप कौन? बॉर्डर स्ट्रिप को यूज करते हैं। फरो इरिगेशन, कॉटन, मेज, पोटैटो, शुगर केन, जितने भी रूट क्रॉप्स हैं, ठीक है, जड़ वाली फसलें हैं, या कॉटन है, या जो हाइट में ज्यादा बड़ी होती है, जैसे कॉटन है, मेज है, जिनके गिरने के चांसेस रहते हैं, जिनके अंदर लाइक पोटैटो, जिसके अंदर अर्थिंग अप की जाती है, ये भी एक रूट मतलब भी जमीन के अंदर, इसके अंदर एडिबल पार्ट, इकोनॉमिकल पार्ट लगता है, तो इसके अंदर फरोज का यूज करते हैं। सर्ज इरिगेशन मतलब भी रुक रुक के जो पानी देते हैं, वो किसके अंदर देंगे? मेज और सोरगम के अंदर। कोरुगेशन, व्हीट, ग्राउंडनट के अंदर यूज होता है। ड्रिप मोस्टली यूटिलाइज्ड इन व्हीट एंड शुगर केन। ओके, स्प्रिंकलर जो होते हैं वो वेजिटेबल एंड फ्रूट क्रॉप्स के अंदर ज्यादातर यूज किया जाता है। तो these were the important methods that are utilized in some specific crops. Now precipitation. अब precipitation और rainfall में क्या डिफरेंस होता है? precipitation ऊपर से, आसमान से कुछ भी चीज गिरती है, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो हेल्स हो। हेल्स का मतलब क्या है? ओले हो, हेल स्टॉर्म जिसको कहते हैं, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो रेनफॉल हो, तो ये सब चीजें क्या होती है? इन सब चीजों को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन इंडिया की कितनी है? 400 MHM अपनी एवरेज प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 300 है अपना साउथ वेस्ट मॉनसून जो मैंने बताया था, एंड 100 MHM है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण। ओके, तो मॉनसून का क्लियर है। लेट्स से ये अपना क्या है? पेनिनसुलर इंडिया है। तो यहाँ पे जब मॉनसून आती है तो इस टाइप से ऐसे हवाएं जो आती है वो क्या लेके आती है? बादलों को। ओके, तो ये जो बादल है ये ऐसे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं तो ये हिमालयास के साथ टकराते हैं, तो इसकी मूवमेंट इस साइड हो जाएगी। ओके, तो ये बेसिकली अपने रेनफॉल का पैटर्न है। ओके, तो इसके अंदर देखिए जो मॉनसून है, ये कौन सी मॉनसून है, किस एरिया से आ रही है? आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये अपना पेनिनसुलर इंडिया है। अगर तो ये जो मॉनसून है वो साउथ वेस्ट से आ रही है, ठीक है, कहां से? ये साउथ है और ये वाला कौन सा एरिया? वेस्ट। साउथ वेस्ट मॉनसून है ये। ओके, तो साउथ वेस्ट मॉनसून ये कौन सा सी है? अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी ब्रांच है जो वेस्टर्न घाट्स पे टकरा रही है। एंड नेक्स्ट क्या है? ये वाली, ये अपनी बे ऑफ बंगाल ब्रांच है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर, यहाँ पे बंगाल है ना, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच इसको कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण होती है अपने नॉर्थ इंडिया में। अरेबियन ब्रांच की यहीं पे बारिश होके यहीं पे पानी गिर जाता है अरेबियन सी के अंदर। तो ओके, तब ये जब मॉनसून वापस आती है, इसी रास्ते से जब वापस आती है, तब इसको क्या कहते हैं? नॉर्थ से आ रही है ईस्ट डायरेक्शन से, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। रिट्रीटिंग मॉनसून कहेंगे इसको। ओके, और रिट्रीटिंग मॉनसून आती है सितंबर अक्टूबर के आसपास।
और कहाँ पे बारिश करेगी, ये यहाँ समंदर से पानी उठा के सिर्फ तमिलनाडु और केरला के एरिया में बारिश करती है और मैंगो की राइपनिंग में हेल्प करती है, तो इसको मैंगो शावर्स भी कहते हैं। तो ये मॉनसून का कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा ने जो भारत के रास्ते की खोज की थी, रूट भारत की खोज नहीं की थी, भारत तक आने का समुद्री रास्ते की जो खोज की थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, मॉनसून का, क्योंकि वास्को डिगामा यहाँ से इन मॉनसून की लहरों के साथ आया था और जाते समय रिट्रीटिंग मॉनसून की लहरों के साथ वापस चला गया था। ओके, तो ये उसके लिए एक एज अ एस्केलेवेटर थी, भी यहाँ से आए और उतर आए। ठीक है, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स की हम बात करते हैं, कुछ इसके अंदर जो यूज होती है। लाइक सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म है फील्ड कैपेसिटी। ओके, फील्ड कैपेसिटी। अब फील्ड कैपेसिटी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्या है, एक तो बत्तर और या फिर आपको वप्सा कंडीशन लिखा हुआ मिल सकता है, बत्तर और वप्सा कंडीशन। तो ये बेसिकली होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोइल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सोइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज ड्रेन्ड अवे। ठीक है, ये वो मात्रा होती है पानी की जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है जब आपका पानी नीचे ड्रेन्ड अवे हो चुका है, मतलब आपका पानी नीचे ग्राउंड वाटर में चला गया ग्रेविटी के कारण, फिर भी जमीन के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है उसको आप कहते हैं फील्ड कैपेसिटी पे है अभी अपनी सोइल। द रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैज डिक्रीज्ड, दिस यूजुअली टेक्स प्लेस आफ्टर 2 or 3 days ऑफ इरिगेशन। तो सिंपल सा ये कह रहा है कि जो प्लेवा अपनों ने सोइंग से पहले इरिगेशन दी है, उसके 2 से 3 दिन बाद बत्तर आ जाती है। गर्मियों में 2 से 3 दिन बाद बत्तर आ गई, तो बत्तर आने पे हम क्या करते हैं, सोइंग। ओके, ये चीज हमें पता है, बट बत्तर को हम कहते क्या है, जब माइक्रो पोर्स के अंदर, मतलब 25% जो एरिया पोर्स है, माइक्रो पोर्स, उनके अंदर पानी प्रेजेंट होता हो, और जो 25% मैक्रो पोर्स है उसके अंदर हवा प्रेजेंट होती हो, तो ये जो ऑप्टिमम कंडीशन होती है, तो इस टाइम सोइल के अंदर बत्तर आई हुई होती है। क्या बत्तर आई हुई होती है उस टाइम, बत्तर आने पे हमें सोइंग करनी चाहिए। ओके, तो ये था बत्तर का। एंड दूसरा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक वो पॉइंट है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जब अपनी जब अपनी मिट्टी के अंदर वो कम से कम मात्रा के अंदर पानी प्रेजेंट है जो प्लांट को विल्ट ना होने दे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, तो अवेलेबल वाटर, ये सब चीजें होती है, आपको समझाते हैं। इसको एक कहते हैं भी सोइल मॉइस्चर, सोइल मॉइस्चर स्केल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, सोइल मॉइस्चर स्केल। तो इसके अंदर आप प्रेशर की बात करते हैं। आप सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, 0 क्या लिखेंगे, 0 बार, 0 बार। ओके, उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, 0 बार के बारे में 0.1 से लेके -0.1 से लेके -0.33 बार। ओके, उसके बाद में हम लिखते हैं -15 बार। तो ये चीजें आपको याद करनी है। और फिर आता है -60 बार। ओके, तो ये बार क्या होता है, प्रेशर को मेजर कर रहा है। 0 बार मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, अपनी सोइल क्या है, सैचुरेटेड सोइल है, पानी से बिल्कुल भरी हुई है, फुल पानी है मिट्टी के अंदर, मतलब अभी अभी किसी ने फ्लड इरिगेशन दी है या फिर ज्यादा बारिश हुई है, मैक्रो माइक्रो सब कुछ पोर्स भरे हुए हैं, तो ये सैचुरेटेड कंडीशन है। अब यहाँ पे रन ऑफ हो सकता है, पानी हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये ग्रेविटेशनल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल वाटर भी होगा, मतलब पानी नीचे जाएगा, जमीन जैसे भरी हुई है, सारे पोर्स भरे हुए हैं। ओके, ये क्या है, सैचुरेशन पे है। ऑल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर। ओके, तो ऑल पोर्स आर फिल्ड विद वाटर, तो इसको मैं ग्रेविटेशनल कह सकता हूं, ड्रेनेज वाटर कह सकता हूं, या अनअवेलेबल वाटर कह सकता हूं। ये अपने प्लांट को अवेलेबल नहीं होता ये वाला पानी, क्योंकि पानी जब तक अपने प्लांट को हवा नहीं मिलेगी पानी एब्जॉर्ब नहीं करता वो। ओके,
बिल्कुल एक्सेस में वाटर नहीं दिया जा सकता प्लांट्स को, एयर भी चाहिए। तो एयर की जगह पे भी पानी आ चुका है, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन, सब पोर्स भरे हुए पानी से। अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, सैचुरेशन हो गया। अब धीरे धीरे पानी सूखता है, इवापोरेशन के कारण मान लो या ग्रेविटी के कारण कुछ पानी नीचे चला गया, तो कुछ पानी सूख जाता है, मतलब जो मैक्रोपोर्स है अपने अगेन खाली हो जाएंगे ड्यू टू इवापोरेशन। अब उन पोर्स के अंदर हवा आ जाएगी, तो वो जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं, इतना प्रेशर होता है उस पॉइंट पे -0.1 से लेके -0.33 बार तक, तो उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या कहते हैं, फील्ड कैपेसिटी या 72 आ चुकी है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, वाटर इन लार्जर पोर्स इज ड्रेन्ड, मतलब जो बड़े पोर थे, मैक्रो पोर थे, उनका पानी निकल चुका है, ड्रेन हो चुका है, नीचे जा चुका है या फिर इवापोरेट हो चुका है। जैसे कि ये खाली जगह बच गई, यहाँ पे हवा आएगी। ओके, तो ये कंपोजिशन करवाई थी। ये क्या है, ये सोइल के पार्टिकल्स है। ये कितने होते हैं, 50%। ये हवा के लिए कितनी जगह होती है, 25%। ये 25% जगह में क्या आया हुआ है, पानी। तो ये 100% चीजें बन गई, इसको आप कहते हैं सोइल की कंपोजिशन। ओके, तो फील्ड कैपेसिटी आ गई। अब उसके बाद में क्या है बच्चों, इसके बाद में आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब भी ये पानी और ज्यादा सूखेगा, पानी क्या होएगा, सूखेगा, एंड ये यहाँ से इवापोरेशन हो जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, कुछ प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक प्रेशर होता है -15 बार भी, आप जब तक और पानी नहीं दे रहे, कोई बारिश नहीं हो रही है, पानी सूखेगा ना, तो एक -15 बार प्रेशर पे जाके एक पॉइंट आता है, उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब प्लांट सूखना स्टार्ट कर देता है, प्लांट को पानी की रिक्वायरमेंट है, अब इस समय दोबारा पानी लगाना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे। बट इस पे ये होता है भी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे अगर आपकी क्रॉप आ चुकी है तो आप पानी लगाकर क्रॉप को बचा सकते हो खत्म होने से। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है -60 बार पे अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, UWP। क्या है, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर क्या होगा, अब कोई चांस नहीं है, आपकी जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है, अब आप कुछ भी करो आपकी क्रॉप खराब हो जाएगी, क्रॉप फेलियर हो जाएगा, इस पॉइंट पे चला गया तो। ओके, तो अब जो PW परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट है, इसके बीच का जो वाटर है वो भी अनअवेलेबल है, वो भी प्लांट अनअवेलेबल है, क्योंकि वो क्या होता है, वो सोयल क्लोइड्स के अंदर फिक्स होता है, सोयल कोलोइड्स के अंदर पानी फिक्स होता है, वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्लांट की रूट्स उसको इतने प्रेशर के साथ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। अब बात आती है जो अपना अवेलेबल वाटर होता है, वो होता है फील्ड कैपेसिटी से लेके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक, जो पौधा एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं अवेलेबल वाटर। तो ये किसकी रेंज देख लेना, इस पॉइंट 0-1 से लेके -15 बार तक जो है वो अपना अवेलेबल वाटर है। और अवेलेबल वाटर को कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। ओके, अवेलेबल वाटर को क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है माइक्रोपोर्स के अंदर, माइक्रोपोर्स के अंदर। ओके, तो ये सब चीजें वही एक्सप्लेन की हुई है, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड अवेलेबल वाटर क्या होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, प्लांट्स कैन नो लॉन्गर एक्सट्रैक्ट वाटर। ठीक है, पानी बहुत कम है, प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, उसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट।